नमस्कार। जोहार तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। आरती चितरंजन हमारे साथ है। परिसीमन तो परिसीमन एक प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल ये प्रोसेस विवाद का केंद्र बना हुआ है और बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो परिसीमन का विरोध कर रही हैं, खास करके जो स्थानीय पार्टियां। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कपिल सिब्बल परिसीमन के पूरे प्रोसेस को समझा रहे हैं। उस प्रोसेस को पहले आपको समझना जरूरी। पहले समझिए इस प्रोसेस को कि वो क्या कह रहे हैं कि परिसीमन कैसे नुकसानदायक है। अभी जाता हूं कि इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए, फिर आगे क्या करने जा रहे हैं। जब इनको इस बात का फायदा होगा तो डिलिमिटेशन में ये भी तय करेंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में क्या बाउंड्री होनी चाहिए। यही डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, वो भी इनके हाथ में है, बिकॉज इनके हाथ में पॉकेट वीटोज हैं। लाइक CEC इज अ पॉकेट वीटो and the chairman of the delimitation commission will also be a pocket veto. जो चाहेगा, right, whatever they want will be done, right? And we've seen that happen with a very renowned retired judge of the Supreme Court of India, both in Jammu and Kashmir as well as in Assam. That's how the delimitation process has been done. So therefore, in exercise of these pocket vetoes, they will decide which constituencies are more favorable to them in terms of that exercise. जब परिसीमन होगा तो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में इनको फायदा होने वाला है, वो चेयरमैन डिलिमिटेशन द्वारा अपने फायदे के लिए वो काम करेंगे। जो बाउंड्री होगी उसमें बदलाव लाएंगे ताकि उनको राजनीति में फायदा हो। और सुना आपने। अब जब आपने ये सुन लिया तो मैं आपको बता दूं कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, आप तेलंगाना से शुरू कीजिए, तेलंगाना से तमिलनाडु और केरल, ये जितने राज्य हैं, कर्नाटका, ये तमाम राज्य जो है ये परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे उनका अपना कारण है, तर्क है। सिंपल उनका कहना है कि भाई परिसीमन एक रेगुलर प्रोसेस है, लेकिन बीच में परिसीमन रुक गया। जब जब जनसंख्या होती है तब तब परिसीमन होने की बात है, लेकिन पिछले लगभग 40 साल से परिसीमन नहीं हुआ। तो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज किया तो उस समय जो जनसंख्या है, जनसंख्या निवारण भी उस समय इंपोज किया गया। अब जनसंख्या जो निवारण है, साउथ के जो राज्य हैं उन राज्यों ने इसको बखूबी माना, उन्होंने अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर ली। और हमारे नॉर्थ के राज्यों में तो भाई कुछ करने को नहीं है तो चलो बच्चा पैदा कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला रहा। जिस कारण से उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, जिन राज्यों में जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। अब परिसीमन का जो फॉर्मूला है वो टोटली जनसंख्या के आधार पर है। इतनी जनसंख्या के आधार पर विधानसभाओं को बांटा जाएगा कि भाई इतनी जनसंख्या तो ये एक विधानसभा, इतनी जनसंख्या तो एक विधानसभा। ये इसका एक फॉर्मूला खाका तैयार है। लेकिन साउथ के जो राज्य हैं उनका कहना है कि ठीक है, आप अगर परिसीमन करवाना चाहता हो तो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं इस फॉर्मूले पर, और अगर आप परिसीमन करवाना भी चाहते हैं तो फिर ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके पीछे का उनका तर्क ये है कि भाई इस हिसाब से जब केंद्र की सरकार बनेगी तो केंद्र की सरकार में जो साउथ का प्रतिनिधित्व होगा, चूंकि जनसंख्या उनकी कम है तो वहां पर सीटें कम बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा सीटें उधर बन जाएंगी, बिहार में जनसंख्या ज्यादा है तो उधर सीटें बढ़ जाएंगी। वहीं कुछ पार्टियां जैसे JMM जैसी पार्टियां, उनका कहना है कि भाई ST जनसंख्या नो डाउट घटी है, रिजर्व सीटें जो है वो कम हो जाएंगी, और सही बात है ये हो ही जाएंगी। तो JMM जैसी पार्टियां कह रही कि पहले आप जातिगत जनगणना कीजिए,
उसके बाद आप परिसीमन कीजिए। तो इसको लेकर के राजनीति तेज आ रही, मतलब क्या लगता है परिसीमन कितना फिजिबल, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टियां झारखंड में तो परिसीमन के भरोसे ही बैठी हैं। बिल्कुल। बीजेपी के लिए ये मुझे लगता है कि जो सबसे गोल्डन चांस होगा, ये सिर्फ और सिर्फ परिसीमन ही होगा भारती, क्योंकि झारखंड जैसे राज्य जहां पर तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरह सत्ता में वापस आना है, तो वो सारी कोशिशें जब नाकाम हो गई हैं, तो बस अब आखिरी उम्मीद के तौर पर बीजेपी डिलिमिटेशन को देख रही है, परिसीमन को देख रही है। परिसीमन से अगर झारखंड के पर्सपेक्ट से देखें, इस लिहाज से देखें, तो आप समझिए कि झारखंड में जैसे ही परिसीमन होगा, तो यहाँ पर जनरल सीटों का कोटा बढ़ेगा और जो रिजर्व सीट है वो घट जाएंगी। और आपको याद होगा कि जेएमएम ने बाकायदा जैसे ही डिलिमिटेशन को लेकर केंद्र ने कहा था कि परिसीमन कराया जाएगा, उसे लेकर जेएमएम ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि अगर यहाँ पर डिलिमिटेशन कराना है, परिसीमन कराना है, तो सबसे पहले जातिगत जनगणना कराइए। उससे ये तो पता चलेगा कि कौन सी जातियों की आबादी क्या है, और उस आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि सीटें किस लिहाज से कितनी होंगी, तो किसी को भी ये दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मानक आधार आप सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या रखते हैं, तो इससे सिर्फ जनरल कोटा ही बढ़ेगा, जनरल सीटों का कोटा ही बढ़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो शेड्यूल्ड जो सीटें हैं वो तो घटी, और ये जो सामान्य कोटा बढ़ेगा, जो सामान्य आबादी के हिसाब से तय होंगी सीटें, इससे सीधा सीधा फायदा किनको होगा? सीधा सीधा फायदा राष्ट्रीय पार्टियों को होगा, उनमें खासकर बीजेपी को होगा। तो ऐसे में तो जो रीजनल पार्टियां हैं उनको तो सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। और इसी को लेकर जेएमएम ने यहां झारखंड में परिसीमन का विरोध किया है, लेकिन अब खुलकर तमिलनाडु समेत तेलंगाना और जो दक्षिण राज्य हैं, वो अब उनके साथ भी ये मसला हो गया है कि भाई अगर लोकसभा में अगर सीटें ऐसी बढ़ेंगी तो ज्यादातर सीटें आएंगी बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से, तो वहां पर तो फिर दक्षिण राज्यों का दबदबा कम हो जाएगा लोकसभा में। तो ऐसे में ये परिसीमन, जो आधार तय किया गया परिसीमन का, वो गलत है। और इसी को लेकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण राज्य के जो तीन राज्य मुख्य हैं, उन तीनों को, 2 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने खुला पत्र भी भेजा है और ये कहा है कि इस पर हमारा विरोध रहेगा, क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर सिर्फ परिसीमन कराया जा रहा है तो फिर दक्षिण राज्य का दबदबा कम होगा, और फिर अगर उनका प्रतिनिधित्व कम होगा तो फिर वो अपनी बातें कैसे कह पाएंगे। इसी को लेकर रेवंत रेड्डी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, और उन्होंने सीधे तौर पर इसे सिर्फ और सिर्फ फर्जी करार दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक एजेंडा है जिसके तहत वो देश भर में अपना कब्जा चाहती है, और यही आरोप लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब सेंसस की बात कह दी गई है, सेंसस हो रहा है, तो सबसे पहले कास्ट सेंसस भी कराना जरूरी होगा, जिससे इस तरह के जो विरोध हो रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उनको थोड़ा साइड किया जा सकेगा। नहीं तो सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होगा तो इसका जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो विरोधी कह रहे हैं, और आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है कि आप परिसीमन ऐसे नहीं करा सकते कि सिर्फ आबादी के हिसाब से आपने परिसीमन करा लिया। परिसीमन के लिए जातियों को गिनना पहले जरूरी है। पहले आप कास्ट सेंसस करा लीजिए, जातिगत जनगणना करा लीजिए, और उसके बाद परिसीमन कराइए, तो सीटों का बंटवारा बहुत फेयर होगा। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर कराना ये बहुत सारी विसंगतियों को जन्म देगा। और एक तबका जिन्होंने, जैसा कि भारती ने बताया कि दक्षिण भारत के राज्यों में अगर आप जाएंगे तो वहां के लोग लिटरेट हैं, और पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जितनी भी चीजें, भले ही वो उस वक्त 84 में अगर इम्पोज भी किया गया था, तो उसके बाद भी जब लिटरेसी ने रफ्तार पकड़ी इंडिया में, साक्षरता दर जब बढ़ने लगा, तो आप अभी भी देखिए साउथ के जो स्टेट्स हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य, वहां पर साक्षरता अधिक है, और वहां पर इसलिए भी पॉपुलेशन कंट्रोल में है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो अगर वहां पॉपुलेशन कम है तो ये उनकी गलती नहीं होनी चाहिए कि इससे उनका प्रतिनिधित्व संसद में, लोकसभा में कम होगा, बल्कि एक ऐसा आधार बनाया जाना चाहिए, एक ऐसा मानक होना चाहिए जहां सबको फेयरली वहां पर खुद को प्रेजेंट करने का मौका मिले, चाहे वो दक्षिण भारत के राज्य हो या उत्तर भारत के राज्य हो। और इसी का विरोध हो रहा है, चाहे और रीजनल पार्टियां खासकर इसका विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि अगर इस आधार पर होता है परिसीमन, तो आप सोचिए कि जो शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं उनमें जो रिजर्व सीट्स हैं, फिर वो रिजर्व सीट्स के आंकड़े और घटेंगे, और तब उनके बिना पर उनके लिए सरकार चुनना ये बहुत मुश्किल होगा। आप इसको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जब आप समझिएगा परिसीमन को, आप देखिए बीजेपी झारखंड में बहुत आक्रामक राजनीति नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं। एसटी सीटों पर बीजेपी बिल्कुल जीरो है, सामान्य सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ठीक है, कुछ सामान्य सीटें भले बीजेपी हारी है,
लेकिन फैक्ट यही है कि जो सामान्य सीटें, ज्यादातर सामान्य सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है, अभी भी है। आप लोकसभा में भी देख लीजिए कि लोकसभा में ज्यादातर सामान्य सीटें हैं, तो ज्यादातर सामान्य सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप सिंपल पॉपुलेशन के बेसिस पे जब आप परिसीमन की बात करते हैं, मैं कुछ विधानसभाओं का आपको उदाहरण देता हूँ, जिलों का मैं उदाहरण देता हूँ। साहिबगंज जिला, साहिबगंज जिले में जो विधानसभा की सीटें हैं, आप चाहे राजमहल की बात करें, बोरियो की बात करें, बरहेट की बात करें, इन सीटों में खुद सरकार भी मानती है कि एसटी जनसंख्या कम हुई है, और वहां पर सच बात यही है कि वहां पर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी। तो जब परिसीमन होगा, तो जब जो साहिबगंज जिले की ज्यादातर सीटें हैं वो अनरिजर्व है, बिल्कुल अनरिजर्व होंगी। हाँ। इसके अलावा आप चले जाइए साहिबगंज से, जब आप जाते हैं साहिबगंज से आप आ जाइए दुमका में भी इसी तरीके की आपको सीन देखने को मिलेगा। जो संथाल के ज्यादातर, जामताड़ा, तो जामताड़ा में भी आपको बहुत सी सीटें ऐसी मिलेंगी, जैसे जामा की सीट जो है, दुमका और जामताड़ा के ये बॉर्डर की जो सीट है जामा की, ये जामा की सीट में आपको इसका बहुत जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। तो जब ये सब चीजें होंगी तो फिर बात आ जाएगी कि सामान्य सीटों पर बीजेपी को एहसास होता है कि उसका दबदबा रहेगा। संथाल की ही सीट देवघर है, जो गोड्डा लोकसभा की सीट है। गोड्डा लोकसभा सीट से देखिए निशिकांत दुबे जीतता है, जबकि उसमें ज्यादातर जो है वो रिजर्व जो वो आती है, ठीक है, सीटें आती हैं। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि जैसे ही जनरल आप आ जाते हैं, तो उसके बाद आप परिसीमन के बाद आप जो झारखंड के जो एसटी, तो इसीलिए जब आप जेएमएम को सुनिएगा, जेएमएम कहता है कि हम परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन परिसीमन सिर्फ जब आप जनसंख्या के आधार पर कीजिए, आपको कहीं की टोपोग्राफी क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये तमाम चीजों पर आपको देखना पड़ेगा और उसके आधार पर आपको परिसीमन तय करना पड़ेगा। ये जेएमएम का मुद्दा है, क्योंकि जेएमएम पहले से मान रहा है कि अगर परिसीमन होता है तो इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को जाएगा। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं अभिषेक। देखिए, भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें का उल्लेख किया है कि समय समय पर वो बदलना है, जैसे कि आरक्षण रोटेशन होना है, कि आरक्षण की समीक्षा होनी है। लेकिन कोई भी सरकार इसको इसलिए नहीं करती क्योंकि हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही इन सारी चीज़ों पर वो हाथ डालेंगे सरकार गिर जाएगी। उसी प्रकार से परिसीमन भी है। परिसीमन भी आप एक गैप के बाद आपको फिर से उसको डिफाइन करना, फिर से उसको जनगणना करा के फिर से उसको उसका जो संख्या है बढ़ाना है। और साफ तौर पर देखिए, क्योंकि अंकित है कि पॉपुलेशन के आधार पर ही होना है। देखिए, इंदिरा गांधी के बाद किसी भी सरकार ने, किसी की भी सरकार, उस समय भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिला, अटल बिहारी वाजपेयी बने, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि इन सारी चीज़ों को लागू कर सके। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो है, आरक्षण पर भी उनके बयान पिछले दिनों आए थे, लेकिन जब लगा कि इसमें राजनीतिक नुकसान हो जाएगा तो बैकफुट पर जाकर वो शांत हो गई कि आरक्षण, उसके बाद ही जो है जनरल कैटेगरी में 10% जो आरक्षण आया वो लाया गया। उसके बाद देखिए, क्योंकि सरकार इन सारी चीज़ों पर हाथ नहीं डालना चाहती कि उनका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। लेकिन परिसीमन को लेकर नए सिरे से, इसलिए क्योंकि अब जहाँ क्योंकि परिसीमन पॉपुलेशन के आधार पर है, किसी भी क्षेत्र का विकास कब होगा, जब अब एक लोकसभा या एक विधानसभा में जितना कम पॉपुलेशन होगा, विकास उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, डेवलपमेंट का काम वहाँ अच्छे से होगा। अब एक विधानसभा क्षेत्र में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है, 5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ है, जाहिर तौर पे उसमें फिर डेवलपमेंट होने में भी समस्या होगी, नहीं हो पाएगा। उसका शिक्षा दर भी नीचे रहेगा, एजुकेशन दर, सब सारे व्यवसाय सब कुछ पीछे। तो इसलिए परिसीमन जो है वो लाया जाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ताकत और साहस दोनों दिखाया कि वो इस बात को कह रहा है। लेकिन जब परिसीमन जब लागू होगा तो पॉपुलेशन के आधार पर होगा। लेकिन ऐसे जिले जैसे झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में जो आरक्षित, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब जो जिले हैं, तो उन जिलों जो पहले से शेड्यूल ट्राइब जिले हैं, तो अगर उसमें परिसीमन होगा तो उन सारी चीज़ों का नॉर्म्स में, जो क्योंकि मैं देख रहा था कि अगर परिसीमन कैसे करेंगे बिना जाति जनगणना का, तो पहले से जो जिले शेड्यूल ट्राइब जिले हैं, उन जिलों पर अगर सीटें बढ़ेंगे तो उन्हीं के खाते में जाएगी, यानी कि वो बढ़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी संख्या, जैसे झारखंड के लिए, झारखंड में तो अभी 6 वर्षों से हेमंत की सरकार है, तो अगर डेमोग्राफी बदली जा रही, बदलाव आ रहा है, तो इसमें स्थानीय जो स्टेट गवर्नमेंट वो भी दोषी है कि आखिर वो कैसे बदलाव हो रहा है, जबकि वहाँ पॉपुलेशन आदिवासियों की है, लेकिन आदिवासी जो है वो मुस्लिम बन रहे हैं।
तो डेमोग्राफी बदल रही तो स्टेट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हम उसको कैसे अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को हम कैसे बदल। ये दूसरी बात। अब जो साउथ और की जो बातें रख रहे हैं कि इसमें हमारा जो साझेदारी है वो कम हो जाएगा सदन में। अभी से क्योंकि पॉपुलेशन, आपने भी कहा, भारती मैम ने भी कहा कि साउथ में पॉपुलेशन कंट्रोल है, लेकिन जैसे आप बिहार, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में आते हैं तो इसमें वो कंट्रोल नहीं दिखता। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 60% जो है वृद्धि हो जाएगी सीटों पर। मतलब सबसे ज्यादा अगर सीटें बढ़ेंगी तो उत्तर प्रदेश में ही बढ़ेंगे, और सबसे कम केरल और इन राज्यों में बढ़ेगा, इन साउथ के राज्यों में ही बढ़ेगा। और यही कारण है कि साउथ के नेताओं का विरोध है कि हमारा जो सदन में जवाबदेही जो होती है थी वो कम हो जाएगा, हमारी भागीदारी कम हो जाएगी। तो अब उसमें क्योंकि पॉपुलेशन ही रखना है तो पॉपुलेशन के में का एवरेज निकाल के ही वो होगा, तो इसमें साउथ को नुकसान है। लेकिन कभी ना कभी तो परिसीमन लागू करना ही होगा, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं साउथ को नुकसान हो जाएगा, साउथ में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही जब उत्तर प्रदेश के लेवल का आ जाएगा तब, ये तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जब झारखंड में क्योंकि इसलिए विरोध होता है कि कहा जा रहा है कि आरक्षित जो सीटें वो घटेंगी, लेकिन जनरल सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि जनरल का जो अनुपात है, रेशियो जो है वो ज्यादा है। चाहे रांची की बात कर ले, क्योंकि रांची में भी एक वक्त ऐसा था जिसका शिल्पी नेहा तिर्की भी हमेशा कहती कि रांची की भी डेमोग्राफी बदली है। तो निश्चित तौर पे ऐसा सिर्फ रांची नहीं बल्कि हजारीबाग की बात कर ले, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, इन सारी जिलों का डेमोग्राफी बदला है। तो इनमें बीजेपी को फायदा मिलेगा, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनकी पकड़ कहाँ है, तो शहरी शहरी वोटर्स में उनकी पकड़ मजबूत है। तो ऐसे में अगर उनके कार्यकाल में आता है तो जब सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की शहरी सीटें भी वो बढ़ेंगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी साहस के साथ वो चीजें लागू करे। और इसके साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की और एक स्ट्रेटजी देखी, जब वो जान रहे कि परिसीमन जब होगा तो कई राज्यों में इसका विरोध होगा, और सिर्फ विरोध ही नहीं होगा बल्कि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। उन सीटों को पाटने के लिए महिला आरक्षण 33% आरक्षण लाए, क्योंकि आधी आबादी जो है उनके तरफ झुकाव हो कि हाँ महिलाओं का आरक्षण, नारी शक्ति बंधन, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल कार्यक्रम भी पूरे देश भर में चला रही। तो एक आधी आबादी को भी पाटने की उनकी तरफ से कोशिश है कि इस बहाने आधी आबादी हमारे तरफ वोट बैंक जो आ जाए। जिस तरीके से आपने झारखंड में देखा कि झारखंड में विधानसभा के समय मैया समान योजना ने कैसे सत्ता को बदल दिया। सत्ता बदली नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन में कैसा सहयोग मिला कि पिछले बार से ज्यादा ताकत से वो सत्ता में आ गए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों चीज साथ में, परिसीमन भी और महिलाओं को, क्योंकि अगर परिसीमन में उनको नुकसान होता है तो नारी शक्ति बंधन से वो महिला आरक्षण से वो जो इसमें एक चीज है, परिसीमन तो होगा, ये तय, चूंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आप कोर्ट में जाकर के कुछ दिन रोक सकते हैं, गाइडलाइन बदलवा सकते हैं, वो तमाम चीजें वो हो सकती हैं, लेकिन परिसीमन होने से नहीं रोक सकते हैं, वो होना है। जनगणना होनी है तो परिसीमन भी होना है। अब मोदी जो है वो एक बात समझ गए ये कि जो लहर एक हुआ करती थी वो लहर अब शांत हो गई है। और पिछले बार के जो चुनावी नतीजे हैं जिसमें उनको गठबंधन करने की जरूरत पड़ी, जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी जैसी पार्टियों से उनको जो है वो मदद की जरूरत पड़ रही है। तो मोदी अब एक बात जानते हैं कि जब 2029 में वो जनता के सामने जाए तो फिर उनको लाठी की जरूरत ना पड़े। अब मोदी का सबसे मजबूत किला उनका गुजरात है, मोदी का सबसे मजबूत किला उत्तर प्रदेश है, मोदी का सबसे मजबूत किला बिहार है, मोदी का सबसे मजबूत किला मध्य प्रदेश है, मोदी का सबसे मजबूत किला राजस्थान है। और अगर एक एंगल से आप देखिए तो मोदी का बहुत मजबूत किला छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य भी हैं। मोदी का बहुत मजबूत किला लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड भी है। फैक्ट यही है। लेकिन एक चीज जहां वो कमजोर पड़ते हैं और जिस चीज के लिए विरोध हो रहा है दक्षिण के राज्यों का, ये भी आप मान के चलिए कि बीजेपी अगर कहीं कमजोर है तो वो दक्षिण राज्यों में काफी कोशिशों के बाद भी जो सफलता मिलनी चाहिए वो अब तक बीजेपी उसके लिए तरस रही है। और अगर ये परिसीमन होता है, जिस बेस पर परिसीमन लाने की कोशिश की जा रही है, भले वो आने वाले दिनों में भले थोड़े दिन के लिए स्टे लग जाए या कुछ, और अगर इसी ग्राउंड पे होता है, पॉपुलेशन ग्राउंड पे ही, तो मान के चलिए कि दक्षिण राज्यों का जो ताबू है अब तक बीजेपी के लिए, वो ताबू खत्म होगा। क्योंकि अगर जनरल सीटें वहां बढ़ी तो इसका सीधा फायदा
नेशनल पार्टी को मिलेगा, कांग्रेस और बीजेपी के खाते में सीटें जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल सा फंडा यही है, मोदी यही चाहते हैं कि उनको साउथ की तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े, इधर ही हो जाएगा उनका उनको काम। साउथ की तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी, चाहे बीजेपी का जो वोट बैंक है वो सामान्य वर्ग है, क्या नरेंद्र मोदी इतने बेवकूफ हैं या बीजेपी इतनी बेवकूफ है कि वो यूजीसी जैसा कानून ला करके अपने सामान्य वर्ग के वोट बैंक में सेंध मारेगी? सेंधमारी करें, हाँ, ये बिल्कुल प्लान्ड गेम था। बिल्कुल। आप समझिए कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में दिलीप सिंह मंडल जैसे लोग बैठे हुए हैं। दिलीप सिंह मंडल जानते हैं कि सामान्य वर्ग वाला मर जाएगा लेकिन वोट वो बीजेपी को ही देगा। को ही देगा। सामान्य वर्ग वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बीजेपी को वोट देने के अलावा। तो तो जब सामान्य वर्ग वाले के पास ऑप्शन नहीं है तो भाई उसी को प्रताड़ित कीजिए ना, वो जाएगा कहाँ आपके पास से? यूजीसी जैसा कानून लाइए और फिर उसको आप करवा दीजिए, जो भी करवाना है। आप उसको लागू नहीं करना, सिर्फ लाना है। सिंपल सा फंडा, वो आपने देखा होगा ना कि भाई 20 रुपए बढ़ाना है तो एक काम करिए कि 40 रुपए बढ़ा दो, 40 रुपए बढ़ा के और 20 रुपए वापस ले लो, सब आपकी वाह वाह करने लगेंगे। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया गया कि इससे जो ओबीसी जो नाराज चल रहा था मोदी से बीच में, नहीं ठीक है राहुल गांधी ओबीसी का कार्ड खेल रहे हैं, एससी एसटी जो बिल्कुल नाराज चल रहे हैं, एसटी तो बहुत नाराज चल रहा है मोदी से, तो एस बीजेपी से, तो वो लोग भी अब सोचने कि यार ये तो हमारे बारे में सोचता है, ये जिसी जैसा कानून लेके, और सामान्य वर्ग के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो जाएगा काम। तो मोदी की सारी चीजें जो है ये 2029 को ध्यान में रख करके। वो ठीक है, मैं एक चीज सिर्फ झारखंड के पर्सपेक्ट में कहना चाहती हूँ कि ये देखिए, झारखंड सरकार भी ये मानती है कि जो आबादी एसटी की यहाँ पर थी वो आबादी घटी है एसटी की, और डेमोग्राफी चेंज जैसा चितरंजन ने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि संताल के इलाकों में हो, राजधानी रांची में भी अब जब सेंसस होगा तो आपको समझ में आएगा कि डेमोग्राफी कितनी चेंज हो गई है यहाँ पर। तो इसलिए इस लिहाज से कि अगर एसटी के मानक पे ही अगर यहाँ पर रिजर्व सीटें हैं और जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, अगर जनगणना होती है तो वहां पर आपको जिस डेमोग्राफी चेंज की बात बीजेपी करती आई है, बीजेपी को पहले से ग्राउंड रियलिटी पता है कि वहां पर क्या हालात हुए हैं। तो ये पहले से पता है बीजेपी को कि अगर यहाँ पर कुछ भी होगा तो ये रिजल्ट किसके खाते में जाने वाला है, इसलिए ये इंसिस्टिंग है। इसीलिए बीजेपी की तरफ से इंसिस्टिंग है कि भाई वो अगर परिसीमन आज हो, कल हो या 1 साल बाद हो, जब भी होगा कम से कम झारखंड में तो जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के खाते में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पुख्ता कर चुकी है बीजेपी। आप देखिए गाहे बगाए अब वो हमेशा प्रूफ के साथ घूमते हैं कि जनसंख्या में क्या बदलाव आया है। वहां पर आदिवासी बहुल इलाका जरूर कहा जाता है, लेकिन अगर आप घुसेंगे वहां पर तो वहां पर मुस्लिमों की आबादी बेतहाशा बढ़ी है इन इलाकों में। तो अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है तो वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, वो एसटी कैटेगरी में तो आएंगे नहीं। और जैसे ही जनसंख्या जो जिस कास्ट सेंसस की भी बात हो रही है, अगर यहाँ पर जातिगत जनगणना के आधार पर भी जाएंगे तो भी ये फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है। यानी कान आप सीधे पकड़िए या फिर उल्टा पकड़िए, आपके ही पाले में जाना है, और ये बीजेपी इसके लिए पूरी तरह श्योर है। इसमें एक चीज़ और है, जब संथाल में क्योंकि सीटें अगर बदलती है बढ़ती हैं, क्योंकि संथाल में जो है वो मुस्लिम वोटर्स बढ़े, और ये आप सबको जग जाहिर है कि जो मुस्लिम वोटर्स हो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं है। तो उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को भले नुकसान हो, उसमें बाकी पार्टियां बाजी मार ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा बाजी मार ले, कांग्रेस बाजी मार ले, लेकिन बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और देखिए साउथ में भी जो अभी इस दौर से जो भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के बाद भी साउथ में जो पकड़ कमजोर हुई है, जो मजबूत नहीं कर पाई, तो आप देखेंगे जब परिसीमन होगा, जब नए सिरे से राजनीतिज्ञ तैयार होंगे, तो आप देखेंगे वहाँ भी बीजेपी की कोशिश होगी कि इस परिसीमन के थ्रू ही जो है भारतीय जनता पार्टी की पैठ मजबूत हो। और यही कारण है कि वर्तमान चुनाव में भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ समय से 5-7 वर्षों से साउथ के सीटों पर, जिन सीटों पर वो जीत सकते हैं, जैसे केरल के सारी सीटें जो उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा फोकस है। और यही कारण है कि छोटे छोटे दलों को भी वो साथ में लेकर चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ताकि उन सीटों पर कम से कम उनका नाम दर्ज हो जाए, 1-2 सीट ही सही लेकिन उनका नाम दर्ज हो सके। अच्छा, ये कहना भी अतिशयोक्ति है कि बीजेपी साउथ में बिल्कुल जीरो है। कर्नाटका में तो उसकी सरकार रही है। हाँ, तमिलनाडु की आप बात कर सकते हैं, आप केरल की बात कर सकते हैं, आप ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की बात कर सकते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में भी जो है आप जो है गठबंधन में है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, ठीक है मान लेते हैं कि रेवंत रेड्डी को आप कर देते हैं, तेलंगाना के आप कह देते हैं कि वो कर देते हैं, लेकिन वहां पर एकदम बिल्कुल गठबंधन में तो आप हैं ही। तो कुल मिलाकर के ये नहीं
नहीं है। और हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि साउथ से जो राज्यों का आवाज उठ रही है कि भाई उनका प्रतिनिधित्व घटेगा, तो ये तो फैक्ट है कि उनका प्रतिनिधित्व घटेगा, लेकिन परिसीमन को लेकर के अब आगे क्या कुछ राजनीति चलेगी। क्योंकि अगर जेएमएम की तरफ से जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स की वैलिडिटी पर आप भले सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन सदर्न राज्यों से जो पॉइंट्स उठ रहे हैं उन राज्यों को लेकर के आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। उनका पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जो केंद्र सरकार की तरफ से नियम लगाए गए उन्होंने तो उसको अबाइड किया। तो अब देखिए ये परिसीमन का जो भूत है ये आना तो है, लेकिन ये भूत आएगा किस रूप में, किस रंग में, ये बहुत कुछ देखना है।